हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है रेगुलेशन, और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है काम करना, साथ में काम करना। अब हमारी बॉडी में साथ में कौन काम करेगा? साथ में ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम मिलकर साथ में काम करेंगे, और यही इसी सिस्टम को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो टाइप का होता है। पहला होता है एंडोक्राइन सिस्टम, दूसरा होता है नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स होते हैं, नर्वस सिस्टम में नर्व कंट्रोल होता है। बेसिकली नर्व कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल की बात है। नर्व कंट्रोल नर्वस सिस्टम की हेल्प से होता है, केमिकल सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम की हेल्प से होता है। नर्व कंट्रोल में क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस होता है, सिग्नल्स कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस होता है। केमिकल कंट्रोल में क्या होता है? इसमें सिक्रीशन ऑफ हार्मोन होता है। नर्व कंट्रोल बहुत ही क्विक होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं, वहीं केमिकल कंट्रोल जो होता है वो बहुत ही स्लो और इरिवर्सिबल होता है। अब देखते हैं नर्व कंट्रोल होता क्या है। नर्व कंट्रोल एक प्रिंसिपल है जिसमें नर्व्स जो होती है वो रिस्पॉन्स करती है स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई यानी चेंज इन एनवायरनमेंट को उस पर एक्ट करती है, रिस्पॉन्स करती है। अब आप पूछोगे स्टिमुलाई क्या होता है? तो स्टिमुलाई होता है कि नहीं है, स्टिमुलाई होता है हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हो रहा है, जो भी एक्सटर्नल चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हम रिएक्ट कर रहे हैं, रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। देन आता है एक्शन। एक्शन यानी इफेक्टर। एक्शन कौन करता है? हमारे मसल्स करते हैं। मसल्स रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी मूवमेंट को, और ग्लैंड्स रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी सिक्रीशन को। ठीक है, तो ये होता है एक्शन। नर्व कंट्रोल में नर्व सेल्स आते हैं, यानी न्यूरॉन आता है। न्यूरॉन क्या करते हैं? न्यूरॉन जो है वो कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस करते हैं, यानी इंपल्सेस को कंडक्ट करते हैं, फिर उसको वापस नर्व एंडिंग के थ्रू उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। अभी न्यूरॉन का बेसिक सा डायग्राम तो आपने देखा हुआ ही होगा। जिस लाइक केस में ये डेंड्राइट एंड्स होते हैं, ये डेंड्राइट होता है, ये डेंड्राइट एंड होते हैं, ये बीच में ये साइटोन या फिर सेल बॉडी होती है, ये बीच में ये माइलिन शीट होती है, ये एक्सॉन होता है, और ये लास्ट में ये नर्व एंडिंग होती है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट भी है ये डायग्राम, और इजी भी है, तो ये आपको याद करना है। और ये न्यूक्लियस होती है बीच में। ठीक है, ना अब इम्पल्सेस क्या होता है? इम्पल्सेस आर द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल और केमिकल जो सिग्नल्स जो होते हैं, किसी चीज़ को, हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, तो उससे जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स जाएंगे हमारी बॉडी में, उसको हम इम्पल्सेस कहेंगे। साइटोन क्या होता है? साइटोन इम्पल्सेस को कंडक्ट करता है, और ये इम्पल्सेस को कंडक्ट करके डायरेक्टली पहले तो ये डेंड्राइट में जाएगा, डेंड्राइट से फिर ये नर्व एंडिंग में जाएगा, नर्व एंडिंग के बाद में केमिकल इम्पल्स जो है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है, ये केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होता है? रिसेप्टर्स स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, सेंस ऑर्गन की हेल्प से रिसीव करते हैं, डेंड्राइट एंड की वजह से रिसीव करते हैं, फिर उन पर रिएक्ट करते हैं। अब इसका पूरा एक फ्लो चार्ट जो है वो कहीं बार पूछा जाता है, तो ये क्या होगा फ्लो चार्ट इसका? पहले इम्पल्सेस आएंगे, डेंड्राइट एंड पे जाएंगे, देन साइटोन पे जाएंगे, देन एक्सॉन के, फिर नर्व एंडिंग पे, फिर इफेक्टर और दूसरे न्यूरॉन पे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये हमारा न्यूरॉन है। ठीक है, इसमें सबसे पहले इम्पल्सेस जो हैं ये यहाँ पे डेंड्राइट एंड पे यहाँ पे आएंगे, फिर ये इम्पल्सेस डेंड्राइट पे जाएंगे, फिर ये जाएंगे एक्सॉन पे, यानी यहाँ पे आएंगे। एक्सॉन भी सॉरी, ये फिर आएंगे साइटोन पे। ठीक है, साइटोन से ये जाएंगे यहाँ पे एक्सॉन में, देन एक्सॉन से होते हुए ये नर्व एंडिंग पे जाएंगे, एंड यहाँ पे एक दूसरा न्यूरॉन अटैच्ड होगा। अब इसमें जो इम्पल्सेस होंगे वो होंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इस न्यूरॉन में जो इम्पल्सेस होंगे वो होंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और इस न्यूरॉन से जब यहाँ से इम्पल्सेस बाहर जाएंगे तो वो केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसा भी यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कंडक्शन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी जो इम्पल्स को जो न्यूरॉन कंडक्ट करेगा वो किस फॉर्म में करेगा? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, और ट्रांसमिशन किस फॉर्म में करेगा? केमिकल इम्पल्स में। और इस केमिकल इम्पल्स को क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। और कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लेते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और केमिकल इम्पल्स में, तो पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होता है? सिग्नल्स होते हैं आयंस के फॉर्म में, और केमिकल इम्पल्स क्या होते हैं? सिग्नल्स होते हैं केमिकल के फॉर्म में। एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है यहाँ पे दिया हुआ है, एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन, तो ये याद रखना है, एमसीक्यू में वगैरह में आ सकता है। कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम डेंड्राइट एंड टू एक्सॉन एंड ऑफ अ न्यूरॉन। इसमें डेंड्राइट एंड से न्यूरॉन एंड तक इम्पल्सेस जाते हैं। केमिकल इम्पल्सेस में क्या होता है कि ये हेल्प करते हैं ट्रांसमिशन में, नर्व एंडिंग्स के बाद में मसल्स, ग्लैंड और दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने में ये मदद करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू वन नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम नर्व एंडिंग टू मसल्स। नर्व एंडिंग से मसल्स तक जो इम्पल्सेस जाते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन। बिफोर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर कन्वर्टेड इनटू केमिकल इम्पल्स और द नर्व एंड। ट्रांसमिशन से पहले क्या होता है? जैसे हम मानते हैं ये एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है, ये तीसरा न्यूरॉन है। अब इनमें क्या होगा? इस न्यूरॉन में जो इम्पल्सेस होंगे वो होंगे इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बीच में क्या हो जाएंगे? केमिकल इम्पल्स। वापस इस न्यूरॉन में जाएंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ऐसे होते होते यहाँ पे आते ही केमिकल इम्पल्स, वापस इसमें जाएंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वापस बाहर आएंगे केमिकल इम्पल्स। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। केमिकल इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में होते हैं, डेंड्राइट एंड पे होता है। ठीक है, यहाँ पे डेंड्राइट एंड पे, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। देन ये फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है, इससे भी आप लर्न कर सकते हो। अब बात आती है साइनेप्टिक जंक्शन। साइनेप्टिक जंक्शन क्या होता है? ये एक न्यूरॉन है, ये एक दूसरा न्यूरॉन है, इनके बीच में जो
जंक्शन बनता है उसको हम कहते हैं साइनेप्टिक जंक्शन। तो इसका भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो ये तो हमारा एक्सोनल या फिर नर्व एंडिंग कह सकते हैं, ये है हमारी नर्व एंडिंग। इसमें बाहर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, ये इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं प्लस साइन में माइनस साइन में। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम साइनेप्टिक नर्व कहते हैं। इसके बीच में जो जंक्शन बनता है उसको हम साइनेप्टिक जंक्शन कहते हैं। और यहाँ पे जो इसके अंदर ये जो है ना, इसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। फिर वापस इस वाले न्यूरॉन में क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, ये डेंड्राइट एंड है और इसमें यहाँ पे ये रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे छोटे छोटे। और इन दोनों न्यूरॉन के बीच जो गैप है इसको हम कहते हैं साइनेप्स। इस पर भी क्वेश्चन आता है साइनेप्स क्या होता है। दोनों न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसको हम साइनेप्स कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, द एक्शन दीज एक्शंस आर क्विक एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज टू द स्टिमुलाई बाय द स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही क्विक होते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं, और ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होते हैं, यानी ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से होते हैं। मतलब जैसे हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो इमीडिएट हम रिस्पॉन्स करते हैं, हमारा हाथ हटा लेते हैं उससे, ठीक है। तो उसमें कोई थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, उसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड का काम है, वो सब काम हमारी स्पाइनल कॉर्ड कर रही है, ठीक है। इनवॉलेंट्री क्या होता है, जिसमें नो थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, कोई थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती है, हमारी विल से बाहर होता है वो, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शन और प्रोटेक्ट डिफेंसिंग, ठीक है। प्रोटेक्टिव डिफेंसिंग रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है, एक बैलेंस बनाने के लिए है, और होमोस्टेस होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने के लिए है, हमारी बॉडी में एक बैलेंस को बनाने के लिए है, ठीक है। ये हमारे ब्रेन पर से लोड हटाता है, ठीक है। अब होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस होता है कि एक बैलेंस बनाना, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल करके, जिसकी वजह से ब्रेन पर से लोड हट जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क एक नर्व का पाथवे है, जिसकी वजह से वो इम्पल्स को कंडक्ट करता है, देन ट्रांसमिट करता है रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान। अब ये वापस एक फ्लो चार्ट दे रखा है, पहले पहले क्या होगा, इम्पल्स पहले तो यहाँ पे स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस फिर हमारे रिसेप्टर्स या फिर सेंस ऑर्गन में जाएगा, देन सेंसरी न्यूरॉन या फिर जिसको हम एफेरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, देन हो जाएगा हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड पे जाते ही क्या होगा, इम्पल्स को ब्रेन में भेजेंगे, उसको थोड़ा यूँ प्रोसेस करेंगे, देन बीच में आएंगे रिले न्यूरॉन। अब रिले न्यूरॉन के बाद में मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन के बाद में इफेक्टर, एंड देन वापस उस पर हम एक्शन करेंगे। ये वापस वही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का ये डायग्राम है, इस बार यहाँ पे न्यूरॉन की जगह क्या है, मसल है, तो वापस वही वही बात होगी। एंड ये है रिफ्लेक्स आर्क। पहले ये कैंडल है यहाँ पे, यानी स्टिमुलस है, स्टिमुलस से हमने हाथ लगाया तो सीधा हमारे रिसेप्टर के पास इन्फॉर्मेशन जाएगी, फिर सेंसरी न्यूरॉन के पास जाएगी, देन हमारी स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगी, देन रीले न्यूरॉन, उसके बाद में मोटर न्यूरॉन, फिर मसल्स, और फिर हम एक्शन करेंगे, हम हमारा हाथ हटा लेंगे। नेक्स्ट है हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है ह्यूमन ब्रेन। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन ब्रेन को मेनली 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में सेरिब्रम आता है, थैलेमस आता है एंड हाइपोथैलेमस आता है। हिंड मिड ब्रेन के बारे में, मतलब मिड ब्रेन में भी बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो नहीं पढ़ने। हिंड ब्रेन में आता है सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। ब्रेन मेनली 2 हेमिस्फीयर में बटा होता है, तो पहले तो होता है राइट हेमिस्फीयर, दूसरा होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर कॉर्पस कोलोसम से जुड़े होते हैं, कॉर्पस कोलोसम, इससे वो जुड़े होते हैं। ह्यूमन ब्रेन को एक बोनी बॉक्स यानी क्रेनियम प्रोटेक्ट करती है, क्रेनियम की उसको प्रोटेक्शन मिलती है ऊपर से, और क्रेनियम के बाद भी उसमें कुछ लेयर्स होती है, मस्कुलर लेयर्स होती है उसमें। इसकी 3 लेयर्स होती है हमारे ब्रेन में, मेनिंजेस की 3 लेयर्स। देन ये हमारा ह्यूमन ब्रेन, जिसमें ऊपर वाला पार्ट जो कि हमारे ब्रेन को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं क्रेनियम। बीच वाला ये जो पार्ट है उसको हम कहते हैं सेरिब्रम, और ये आगे वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के पार्ट आपको पता है हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये है हमारा मिड ब्रेन। देन आता है हिंड ब्रेन। अब इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। अब सेरिबेलम और सेरिब्रम में, इन दोनों में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो सेरिबेलम आप ऐसे याद रखो, बेलम यानी बैलेंस, जो कि बैलेंस बना के रखते हैं, ठीक है। तो ये इससे ऐसा आप याद रख सकते हो उसको, ठीक है। ये होता है हाइपोथैलेमस, यहाँ पे ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पोन्स, मेडुला, और इसके नीचे ये वाला होता है सेरिबेलम, एंड ये यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। तो ये बीच वाला जो पार्ट होता है ये होता है मिड ब्रेन का पार्ट होता है। मिड ब्रेन इज कनेक्ट फोर ब्रेन विथ हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन को फोर ब्रेन से कौन कनेक्ट करता है, हिंड ब्रेन कनेक्ट करता है। अब हम फोर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। इसमें सेंसरी फंक्शंस होते हैं, यानी कि सेरिब्रम रेगुलेट करता है, ठीक है, जैसे कि इंपल्सेस को रिसीव करना सेंस ऑर्गन से, सारे जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के, वो सारे सेरिब्रम करता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ इंपल्सेस, थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, मेमोरी, हार्मोन सिक्रीट करना, ठीक है, ये सारे काम हमारा, सॉरी, हार्मोन सिक्रीट करना इसका काम नहीं है। थिंकिंग, थॉट प्रोसेस और मेमोरी, ये सारे काम है सेरिब्रम के। एंड देन हार्मोन सिक्रीट करना ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस का काम है, इनको हम न्यूरोसिक्रीटरी भी बोलते हैं। ये न्यूरोसिक्रीटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ये हमारी हंगर, थ्रस्ट और इन सबको रेगुलेट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हाइपोथैलेमस के नीचे होता है, और इसमें नर्व सेल्स होती हैं, लेकिन ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है।
देन आता है पीएनएस और सीएनएस। पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में आती है नर्व्स, जितने भी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, वो सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारी सीएनएस यानी ब्रेन्स और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जाते हैं और फिर ये सेंस ऑर्गन्स और मसल्स में कनेक्ट होते हैं। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती हैं? हमारी स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी, ब्रेन वाली नर्व्स, ठीक है। और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड से राइज होती हैं और 33 वर्टिबल कॉलम्स होते हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन है, ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स निकलेगी और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स निकलेगी। और इसमें एक फ्लूइड भी होता है जिसको हम CSF बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट होता है हेड ब्रेन, जिसमें आता है मेड्यूला, सेरिपेलम और पोन्स। अब ये क्या क्या काम करता है? मेड्यूला जो है ये हमारी ब्रेन स्टेम को बनाए रखता है और ये इसको स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, ठीक है। सेरिबेलम का काम क्या है? सेरिबेलम जो है वो बैलेंसिंग का काम करता है, यानी हमारी बॉडी का पोस्चर, ठीक है, ये सारे वॉलेंट्री एक्शंस करता है। वॉलेंट्री एक्शंस यानी जैसे कि मैसेज सेंड करना हमारे कान में, सारे बैलेंसिंग वाले काम वॉलेंट्री एक्शंस करता है। और इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं वो करते हैं पॉन्स, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, सलाइवेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ठीक है, हार्ट बीट करना, ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होना, कम होना, ये सारे काम पॉन्स के होते हैं। नेक्स्ट है नर्व टिश्यू प्रोटेक्शन। अब इन दोनों को प्रोटेक्शन कैसे मिलती है थोड़ा सा तो हमने आगे डिस्कस किया था, बट इसको थोड़ा डिटेल में और डिस्कस कर लेते हैं। इन दोनों को एक माइलिनेटेड शीट मिलती है जिनकी वजह से इन दोनों को प्रोटेक्शन मिलती है, दोनों कौन? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को पहले भी देखा था, क्रेनियम एक बोनी बॉक्स होता है और मेनिंजेस 3 लेयर्स होती हैं, मस्कुलर लेयर्स होती हैं और सेरिब्रल फ्लूइड, इनकी वजह से इसको प्रोटेक्शन मिलती है। मेनिंजेस क्या करता है? कोई भी शॉक हमें लगता है ना तो उसको एब्जॉर्व कर देता है, उसको हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच देता। स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है, 33 वर्टिब्रेट्स होती हैं और इसमें भी सेरिब्रल फ्लूइड होता है। अब एक क्वेश्चन बनता है, हाउ डज न्यू नर्व्स नर्वस टिश्यू कर्स एक्शन। नर्वस टिश्यू एक्शन कैसे करते हैं? नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। थिंकिंग जो होता है वो एक टाइप का रिस्पॉन्स होता है। पहले ये होता कैसे है? पहले हम स्टिमुलस को हाथ लगाएंगे, फिर हमारे रिसेप्टर पे वो चीज़ पहुंचेगी, देन सेंसरी न्यूरॉन पे पहुंचेगी, देन सीएनएस पे, सीएनएस यानी स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचेगी, फिर वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगी, देन मोटर न्यूरॉन, इन दोनों के बीच में यहाँ पे रीले न्यूरॉन भी आता है, देन मोटर न्यूरॉन पे जाएगी, फिर इफेक्टर पे जाएगी, ठीक है। और इफेक्टर में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा जहाँ पे इम्पल्स जो है वो ट्रांसफर होंगे और फिर हम एक्शन करेंगे। इम्पल्सेस इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स फाइबर। इम्पल्सेस की वजह से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल फाइबर में, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मूवमेंट होता है और मूवमेंट की वजह से एक्शन होता है, ठीक है। इम्पल्सेस की वजह से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल फाइबर में, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मूवमेंट होता है, मूवमेंट होगा तो एक्शन होगा, एक्शन होगा तो फिर हमें कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, ठीक है। ग्लैंड्स में इम्पल्सेस जो होते हैं वो सिक्रीशन इंड्यूस करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा? वो तो एक से दूसरी जगह आते नहीं है। तो प्लांट्स में होता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल जो होता है या फिर इसको हम केमिकल रेगुलेशन भी कह सकते हैं, ये हार्मोनल कंट्रोल होता है। इसमें हार्मोन सिक्रीट होते हैं प्लांट्स में, इसको फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। प्लांट्स में जो हार्मोन होते हैं फाइटो हार्मोन होते हैं। पीजीआर भी होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। हार्मोन्स जो होते हैं वो रेगुलेटरी केमिकल्स होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं प्लांट्स में, जो कि बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं फ्लोएम से, लोकल ट्रांसपोर्ट से, देन टिश्यूज़ में। हार्मोन्स मेनली 5 टाइप के होते हैं, ऑक्सिन्स, गिबरलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन। एथाइलिन जो होता है वो एक गैसियस हार्मोन होता है जो कि राइपनिंग ऑफ फूड वगैरह में हेल्प करता है। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? कि ये फ्रूट्स को गिरने में हेल्प करता है, लीव्स को गिरने में हेल्प करता है, जर्मिनेशन को नहीं होने देता, ठीक है। लीफ जल्दी गिर जाती है इसकी वजह से, एंड ये डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। लास्ट है एथाइलिन। एथाइलिन क्या होता है? ये बोथ इनहिबिटर और ग्रोथ प्रमोटर दोनों ही काम आता है ये, और ये गैसियस फॉर्म में होता है। इसका फंक्शन है कि ये फ्रूट राइपनिंग को एकदम फास्ट कर देता है और बड और सीड डॉर्मेंसी जो है उसको भी ब्रेक कर देता है ये। एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकिनिन जो होते हैं वो ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, वही एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर है, और एथाइलिन दोनों है, ग्रोथ प्रमोटर भी है, ग्रोथ इनहिबिटर भी है। प्लांट्स रिस्पॉन्स कैसे करते हैं स्टिमुलस को? तो प्लांट उनकी ग्रोथ से और उनके मूवमेंट से, ठीक है, ग्रोथ को प्रमोट करना, इनहिबिट करना, ठीक है। प्लांट्स में मूवमेंट्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स होते हैं, उनकी वजह से भी वो रिस्पॉन्स करते हैं। मूवमेंट्स क्या होते हैं? मूवमेंट्स एक फ्लो होता है वाटर का प्लांट बॉडी में, तो उसको हम प्लांट मूवमेंट कहते हैं। ऐसे नहीं कि एक जगह से चल के दूसरी जगह पे जाएंगे और बोलेंगे हाय हेलो कैसे हो, वो नहीं है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्मिक फ्लो ये ट्रॉपिक मूवमेंट की वजह से भी होता है और नेस्टिक मूवमेंट की वजह से भी होता है। अब हम अभी देखेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है। ये डायरेक्शनल मूवमेंट होता है मेनली,
और इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं फोटोट्रॉपिज्म। डिफरेंट प्लांट हार्मोन जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, और रिस्पॉन्स करते हैं उसके एनवायरनमेंट को जिसकी ऑक्सीजन होगी। नेक्स्ट है ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होते हैं, ये डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, यानी किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होते हैं। नेस्टिक मूवमेंट कोई डायरेक्शनल मूवमेंट ही होते हैं, कोई डायरेक्शन में हो जाते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रोथ की वजह से होते हैं, वहीं नेस्टिक मूवमेंट जो होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स की वजह से होते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं वो स्टिमुलस के पास या स्टिमुलस से दूर टुवर्ड्स और अवे द स्टिमुलस होते हैं, और ये मूवमेंट रेडिकल मूवमेंट होते हैं, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये मूवमेंट जनरली रिवर्सिबल होते हैं, ये मूवमेंट्स रिवर्सिबल होते हैं, ये मूवमेंट्स स्लो होते हैं क्योंकि ग्रोथ की वजह से होते हैं, ये मूवमेंट वेरी फास्ट होते हैं। ये मूवमेंट्स ऑक्सीजन रेगुलेट करता है, वहीं ये मूवमेंट इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स की वजह से होता है। इसके एग्जांपल फोटोट्रॉपिज्म हो गया, इसके एग्जांपल हो गया सेंसिटिव प्लांट्स यानी टच मी नॉट या मिमोसा पुंडिका, जिसका हम जब टच करते हैं ना तो इसकी लीव्स जो होती है वो सिकुड़ जाती है। अब हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रॉपिक मूवमेंट्स फोटोट्रॉपिज्म जैसे कि हो गया फोटोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिक मूवमेंट्स, पहले तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते क्या हैं, प्लांट के कुछ ऐसे मूवमेंट्स जो कि ग्रोथ की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है, अगर फोटोट्रॉपिज्म शूट की वजह से हो रहा है तो वो पॉजिटिव है, अगर रूट की वजह से हो रहा है तो नेगेटिव है। ये टूवर्ड्स होते हैं, ये अवे होता है। जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी की वजह से होता है, अगर वो ग्रेविटी की तरफ होता है तो वो पॉजिटिव होता है, ग्रेविटी से दूर होता है तो नेगेटिव होता है। ये रूट्स की वजह से पॉजिटिव होता है, ये शूट्स की वजह से नेगेटिव होता है। हाइड्रोट्रॉपिज्म जो होता है वो वाटर ऐसा स्टिमुलस उसकी तरफ वो ग्रोथ करता है, अगर टुवर्ड्स वाटर ग्रोथ करता है तो पॉजिटिव है, अवे फ्रॉम वाटर ग्रोथ करता है तो नेगेटिव है। अब हम पढ़ेंगे कीमोट्रॉपिज्म के बारे में। कीमोट्रॉपिज्म यानी स्टिमुलस क्या होगा, अब हमारी केमिकल्स जो होगी वो स्टिमुलस होगी, जैसे कि ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल, ये एक कीमोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो ये पोलन ग्रेन है और ये पोलन ट्यूब है, ये ओव्यूल की तरफ जा रहा है, यानी ये एक ट्रॉपिक नहीं सॉरी कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है। और वहीं आप इसमें नीचे देखते हो ये जो टेंड्रिल है ये ग्रो कर रहा है, सपोर्ट की तरफ ही ग्रो कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे थिग्मोट्रॉपिज्म मूवमेंट, यानी किसी भी सपोर्ट या टच की तरफ कोई ग्रो करता है ना तो उसे कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। इसके एग्जांपल हो गए टेंड्रिल ऑफ पी क्यूकम्बर्स, ठीक है। हम देखते हैं ना जो भी बेल वाले जो प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं बट फिर भी चलो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है वो ओवरऑल ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये एक ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। ये शूट शूट टिप जो है वहाँ पे इसको सिंथेसाइज किया जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये प्रमोट करता है फ्लावरिंग को, सेल एनलार्जमेंट को, ग्रोथ को प्रमोट करता है कुल मिला के। और ये स्टेम में बनता है, शूट में सिंथेसाइज होता है और स्टेम में बनता है। देन साइटोकिनिन जो होता है वो सेल डिवीजन को सेल डिवीजन और प्लांट्स के पार्ट को ग्रो करता है, ठीक है। और इसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। प्लांट्स के टिश्यूज को वापस सेल डिवीजन की हेल्प से प्लांट की पार्ट्स को ग्रो करना। और इसमें साइटो का मतलब सेल होता है, कैनिन का मतलब डिवीजन होता है। गिबरेलिन क्या करता है, स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करता है। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो ग्रोथ इनहिबिटर होता है और इसका फंक्शन होता है स्ट्रेस और हार्श कंडीशन में, ठीक है, एकदम मतलब हाई टेम्परेचर होता है सनलाइट का, और ये ऑपोजिट होता है ग्रोथ प्रमोटर का। इसकी इसमें मतलब ये लीव्स गिराना, ठीक है, और स्टोमेटा को क्लोज कर देना, एब्सिशन ऑफ लीव्स, इंड्यूस डोरमेंसी इन बर्ड्स एंड सीड्स, ये सारे इनके काम होते हैं। तो हम ना थोड़ा ह्यूमन हार्मोनल सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन क्या पता है, ये हमारे ब्रेन में होता है, पहले पढ़ा था, ब्रेन का डायग्राम दिखा था, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एकदम पी शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये हमारे दूसरे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। इसका सिक्रीशन क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है ये, और ये हमारी बॉडी की मसल्स की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। इसकी ज़्यादा सिक्रीशन, ओवर सिक्रीशन की वजह से क्या होता है, जायंट यानी एक्सट्रीम टॉल हो सकता है कोई इंसान, और अंडर सिक्रीशन की वजह से कोई ड्वार्फ भी हो सकता है। इसका और भी इसका एक और फंक्शन है जो कि है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी गोनैड्स को प्रोड्यूस करना, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। ड्वेल फंक्शन क्या है इसके, ड्वेल फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ गोनैड्स एंड एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है एडेनल ग्लैंड। एडेनल ग्लैंड हमारी किडनी के जस्ट ऊपर होते हैं और ये एडेनलिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ये हार्मोन स्ट्रेस को इंड्यूस करता है, यानी स्ट्रेस के टाइम ये हार्मोन रिलीज होता है। इसकी वजह से क्या क्या एक्शंस होते हैं, इसकी वजह से हमारी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है, डायफ्राम, ठीक है, एकदम से डायफ्राम ऊपर जाने लगता है, नीचे आने लगता है, और ये हमारे ब्लड फ्लो को डाइवर्ट कर देता है और इंक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो। और इसमें जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाती है, रेगुलेट, और ये मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हार्मोन है थायराइड। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, एंड ये ट्रैकिया में या फिर वॉइस बॉक्स कह सकते हैं, हमारे नेक के पास, नेक वाले एरिया में ये प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन है कि ये रेगुलेट करता है ओवरऑल मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में, प्रोटीन्स का, फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट का, और इसमें आयोडीन सिंथेसिस होता है, और ये अगर इसकी आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इससे गोइटर हो जाता है। नेक्स्ट है पैंक्रियास। पैंक्रियास जो है ये एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है जो कि ये एंजाइम प्रोड्यूस करने का भी काम करता है, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है। एंजाइम कौन से प्रोड्यूस करता है, एंजाइम ट्रिप्सिन और लाइपेज प्रोड्यूस करता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे होता है, ये इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जो कि एक हार्मोन है वो ये प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन जो होता है वो शुगर लेवल को रेगुलेट करता है हमारे ब्लड में, और ग्लूकेगॉन जो है वो शुगर लेवल को बढ़ा देता है।
और इन हार्मोन्स का जो रेगुलेशन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के मैकेनिज्म पे बेस होता है, ठीक है। मतलब हम अगर हमारा पॉजिटिव फीडबैक होगा तो इन हार्मोन्स का भी पॉजिटिव फीडबैक होगा, नेगेटिव होगा तो हार्मोन्स का भी नेगेटिव होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।